आपके साथ निशु शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सभी जिलाधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने राज्य में चल रहे विकास कार्यों की गहन समीक्षा की और मुख्यमंत्री ने जमीनी स्तर पर कार्यों की प्रगति को तेज करने के निर्देश दिए। बैठक में जन कल्याण से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई। सीएम ने कहा कि जनता को बेहतर सेवाएं देना सरकार की पहली प्राथमिकता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां इस समय तेज हो गई हैं। चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है और राज्य निर्वाचन आयोग इसके लिए जो भी तिथि तय करेगा उसके अनुरूप चुनाव कराए जाएंगे, जबकि विपक्ष का कहना है कि राज्य में पंचायती राज की भावना और संविधान संशोधन 74 की आत्मा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। राज्य में चुनाव फिर से टालने की तैयारी है, ये विपक्ष की ओर से फिलहाल कहा जा रहा है। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर गहमागहमी जो है तेज हो गई और रस्साकशी जो है सत्ता पक्ष और पक्ष के बीच में इस समय देखने को मिल रही है, क्योंकि सत्ता पक्ष की ओर से कहना है कि चुनाव कराने के लिए सरकार जो है पूरी तरह तैयार है और सक्षम है, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि संविधान को लेकर यहाँ पर जो है उसकी अवहेलना की जा रही है। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय पुंडीर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। फिलहाल गहमा गहमी को लेकर क्या कुछ खबर है, क्या कुछ फिलहाल हो रहा है? चलिए संजय हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं, एक बार फिर से उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने आपको बताया है कि त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर एक गहमा गहमी की स्थिति बनी हुई है। रस्साकशी जो है वो सीधे तौर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में है, क्योंकि सत्ता पक्ष जो है वो सीधे तौर पर कह रही है कि हम पूरी तरह से चुनाव कराने के लिए तैयार हैं, इसके लिए सक्षम है, तो वहीं विपक्ष इसको लेकर पूरी तरह हावी होता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष की ओर से कहना है कि यहाँ पर चुनाव जो है अब तक नहीं कराए जा सके हैं और साफ तौर पर विपक्ष ये भी कह रहा है कि राज्य में पंचायती राज की भावना और संविधान संशोधन 74 की आत्मा के साथ खिलवाड़ हो रहा है और राज्य में चुनाव को फिर से टालने की तैयारी है। यानी सीधे तौर पर विपक्ष जो है वो चुनाव टालने की बात कहता हुआ नजर आ रहा है कि सत्ता पक्ष की ओर से चुनाव टालने की बात कही जा रही है। हालांकि सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि सरकार चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन अब देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके से तमाम व्यवस्थाएं जो है बैठते हैं, यहाँ पर समन्वय आखिर कहाँ जाकर बैठता है, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इसी तरह से गहमा गहमी जो है आने वाले समय में भी चलने की उम्मीद है और त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर क्या कुछ सोल्यूशन यहाँ पर निकलता हुआ नजर आएगा, ये देखना भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। और प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आपको बता दें कि पंचायती राज एक्ट में ये व्यवस्था है कि किसी वजह से अगर 5 सालों में ये चुनाव नहीं होते हैं तो उसके बाद सरकार 6 महीने के लिए इनमें प्रशासन नियुक्त कर सकती है। चुनाव को लेकर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है और क्या कुछ पूरी स्थिति बनी हुई है वो भी हमने आपको बताई है। और एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि देखिए सत्ता पक्ष ये बात कह रहा है कि हम चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, पूरी तरह सक्षम है, जो भी तिथि तय की जाएगी उसके अनुरूप जो है यहाँ पर चुनाव कराए जाएंगे। तो वहीं विपक्ष इसको लेकर पूरी तरह हमलावर है। विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि चुनाव टालने का प्रयास सत्ता पक्ष की ओर से किया जा रहा है और यहाँ पर संविधान के संशोधन 74 की भी अवहेलना की जा रही है। साफ तौर पर ये इल्जाम लगाता हुआ विपक्ष फिलहाल नजर आ रहा है और ये रस्साकशी जो है इसी तरह जारी रहने के आसार है, क्योंकि जब तक तिथि तय नहीं हो जाती है और चीजें जो है थोड़ी सिंप्लीफाइड नहीं हो जाती है तब तक इसी तरह से स्थिति बने रहने के आसार जो है जताए जा रहे हैं। हालांकि अब इंतजार है कि क्या कुछ आगे होता है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि त्रिस्तरीय चुनावों को लेकर जिस तरीके से प्रदेश में हलचल है और आमने सामने सत्ता पक्ष और विपक्ष है, तो ऐसी स्थिति में अब ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि आखिर किस तरीके से तिथि को जो है तय किया जाता है। सरगर्मियां इस समय बेहद तेज हैं। चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने में लगे हुए हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार और सक्षम है, तो वहीं विपक्ष इस बात को बार बार दोहराते हुए नजर आ रहा है कि राज्य में पंचायती राज की भावना और संविधान संशोधन 74 की आत्मा के साथ सत्ता पक्ष खिलवाड़ कर रहा है। यानी ये बड़ा और बेहद गंभीर आरोप विपक्ष की ओर से लगाया जा रहा है और राज्य में चुनाव फिर से टालने की तैयारी है, ये बात भी
विपक्ष की ओर से साफ तौर पर कही जा रही है। लेकिन जिस तरीके से हम जान रहे हैं कि धामी सरकार जो है पूरी तरीके से चुनाव कराने के लिए तैयार है और सक्षम भी है। ये बात सत्ता पक्ष की ओर से सामने आई है कि चुनाव होंगे और जो भी तिथि तय होगी उसके अनुरूप ये चुनाव जो है वो कराए जाएंगे, ये बात कही गई है। और आपको बता दें कि राज्य में ग्राम पंचायतों का कार्यभार देख रहे प्रशासकों का कार्यकाल भी समाप्त हो गया है। प्रशासकों के कार्यकाल के संबंध में अभी तक कोई अध्यादेश हालांकि नहीं सामने आई। एक बार फिर से हमारे से संजय पुंडीर जुड़ गए। संजय, हम जानना चाहेंगे क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष फिलहाल आमने सामने होते हुए नजर आ रहे हैं। संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, एक बार फिर से मैं अपना सवाल दोहराऊंगी। संजय, क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर, क्योंकि खबर यही है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में रस्साकशी इस समय देखने को मिल रही है। क्या कुछ हालात? देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर एक बार सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही आमने सामने नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जो कार्यकाल था वो भी समाप्त हो गया। उसके बाद जो कार्य देख रहे थे वो खुद जिलाधिकारी देख रहे थे, लेकिन अभी जो तमाम स्थितियां हैं 10 की 10 बनी हुई है, लेकिन विपक्ष पूरी तरह यहाँ पर आमने सामने दिखाई दे रहा है। देखने वाली बात होगी कि कब तक ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होते हैं। जी देखिए, सत्ता पक्ष की ओर से साफ तरीके से कहा जा रहा है कि सरकार जो है पूरी तरह सक्षम है, पूरी तरह तैयार है, लेकिन विपक्ष ऐसा क्यों कह रहा है कि चुनाव टालने की कोशिश हो रही है सत्ता पक्ष की ओर से? देखिए, लगातार अगर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात की जाए तो क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो तमाम तैयारियां हैं वो भी लगभग पूरी है, और विपक्ष का यही कहना है कि जो पक्ष है यानी जो सत्ता पक्ष है वो कहीं ना कहीं चुनाव को टालने की कोशिश की जा रही है। देखने वाली बात होगी कब तक यह चुनाव संपन्न होते हैं और किस तरह से आगे की तैयारियां की जाती है। और देखिए, हम ये भी देख रहे हैं कि प्रशासकों का कार्यकाल जो है 30 मई को खत्म हो चुका है, तो अब ऐसे में धामी सरकार की ओर से क्या कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है इस बारे में? क्योंकि अगर इस तरीके से विपक्ष हमलावर होता हुआ नजर आएगा तो सत्ता पक्ष को भी सफाई इस समय देनी जरूरी होगी। देखिए, लगातार ही जो हम देख रहे थे कि जो कार्य था वो खुद जिलाधिकारी संभाल रहे थे, और उसके बाद अब जो तमाम तैयारियां हैं वो लगातार की जा रही है। हालांकि इसको लेकर जो धामी सरकार है उनकी बैठक भी हुई है, और बैठक में अभी तक कोई निर्णय निकल के नहीं सामने आया है, क्योंकि जो तमाम तैयारियां हैं उसी को लेकर विपक्ष लगातार यही कह रहा है कि जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं कराए जाने चाहिए। हालांकि सभी जो तैयारियां हैं वो भी पूरी हो गई है, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। इसको कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, और विपक्ष ये भी कह रहा है कि संवैधानिक संकट की स्थिति भी इसके चलते बन रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संजय, जुड़ने के लिए हमारे साथ, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में अभी ग्राम क्षेत्र और जिला पंचायतें खाली रहेंगी जिनमें प्रशासकों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। इनमें पुनर्नियुक्ति के लिए पंचायती राज एक्ट में संशोधन को लेकर राजभवन से अध्यादेश जारी होने में हरिद्वार से जुड़ा तकनीकी पेच आड़े आ सकता है, ये कहा जा रहा है। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पंचायती राज एक्ट में व्यवस्था है कि किसी वजह से 5 साल के भीतर चुनाव नहीं कराए जा सके तो सरकार 6 महीने के लिए इनमें प्रशासक नियुक्त कर सकती है। इसी व्यवस्था के तहत राज्य में हरिद्वार को छोड़कर ग्राम क्षेत्र और जिला पंचायतों में प्रशासकों की 6 महीने के लिए नियुक्ति की गई है, लेकिन इनका कार्यकाल अब खत्म हो चुका है। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आप देख रहे हैं कि प्रशासकों की जो कार्यकाल है वो फिलहाल खत्म हो चुका है। 30 मई को ये कार्यकाल खत्म हुआ है, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि संवैधानिक संकट इसके चलते बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष पूरी तरह इसको लेकर हमलावर है। तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से ये बात सामने रखी गई है, टेबल की गई है कि पूरी तरह सरकार चुनाव कराने के लिए सक्षम है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सोमवार सुबह केदारनाथ धाम पहुंची। यहां उन्होंने बाबा केदार के दर्शन किए, पूजा अर्चना कर उन्होंने देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। इसके बाद उन्होंने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इससे पहले रविवार को हरिद्वार दौरे पर पहुंची थी। आपको बता दें कि हरिद्वार में उन्होंने सबसे पहले अपने पति के साथ हर की पैड़ी पहुंचकर गंगा में स्नान किया। इस दौरान गंगा सभा ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता पहली बार हरिद्वार पहुंची हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आज का मां गंगा का स्नान मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
आज मुझे बाबा बद्री विशाल के दर्शन करके अत्यंत सुख की अनुभूति हो रही है। मैं अपनी ओर से समस्त दिल्ली वासियों की ओर से बाबा के चरणों में प्रणाम करती हूँ और बाबा से यही कहती हूँ कि पूरे दिल्ली को, पूरे देश को, पूरी दुनिया पर अपना आशीर्वाद बना करके रखे और उनकी कृपा सब पे बरसती रहे। विकसित भारत हो और विकसित भारत के मार्गदर्शन में विकसित दिल्ली हो और मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अपने दायित्व का निर्वहन अच्छे से कर सकूं और सभी दिल्ली वासियों के सुख सुविधा का ध्यान रख सकूं। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि संतों की इच्छा की तरह मैं भी चाहती हूं कि एक दिन हम यमुना में भी स्नान करें। इसके लिए यमुना नदी की स्वच्छता के लिए अभियान पूरे कार्यकाल में चलेगा। कहा कि सीएम बनने के बाद पहली बार धर्मनगरी में गंगा स्नान उन्होंने किया है। यहीं से संकल्पित भाव से संतों का आशीर्वाद लेकर वो जाएंगी। उन्होंने ये बात रविवार को कनखल में आयोजित वात्सल्य गंगा आश्रय के लोकार्पण पर कही। प्रदेश के अंदर जो आज मुझे यहाँ आकर इतनी खुशी मिल रही है कि मैं क्या बताऊं। कल शाम को हमने दिल्ली में यमुना जी पे आरती करी और आज गंगा जी में स्नान किया। मैं आज सभी संत जन जो यहाँ इस मंच पे बैठे हैं उनका ये आशीर्वाद चाहती हूँ कि एक दिन हम यमुना जी में भी स्नान कर पाएं और गंगा जी की आरती में आकर। सूखी पड़ी है यमुना, जल नहीं है और है तो बहुत खराब वाला। एक काम जो आप सब ने मेरे जिम्मे लगाया है कि माँ यमुना स्वच्छ हो, अविरल हो। मैं समझती हूँ कि मुझे इसी लक्ष्य के लिए लगातार दिल्ली में काम करना है। प्रदेश के अंदर जो देश के प्रति द्रोह रखते हैं, विदेशी लोग हैं जो हमारी पूरी व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं, उन पर अंकुश। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में तेज बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। देहरादून, टिहरी, गढ़वाल, चमोली में अलर्ट जारी किया गया है। पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ के लिए भी अलर्ट जारी किया गया। आज से 4 जून तक के लिए अलर्ट जारी हुआ है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से आंधी का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो मौसम विभाग की ओर से पहले से चेताने का काम किया जा रहा है। आज से 4 जून तक ये अलर्ट जारी किया गया है, जहां 5 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से ये हवाएं जो है चलने वाली है। उत्तराखंड में तेज बारिश का ये अलर्ट है और उत्तराखंड एक पहाड़ी इलाका जहां पर बारिश के चलते मुश्किलें जो है दोगुनी होती हुई नजर आती हैं। तो इसके जरिए लोगों को पहले से ही चेताने का काम किया जा रहा है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से यहाँ पर हवाएं चलती हुई नजर आएंगी और उत्तराखंड में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इलाके भी आपको बताया, देहरादून, टिहरी, गढ़वाल, चमोली में अलर्ट है। तो इसके साथ पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ के लिए भी मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। तो आने वाले दिनों में बारिश जो है वो होती हुई नजर आएगी और उसके जरिए जनजीवन जो है वो भी प्रभावित होगा। इसलिए पहले से ही लोगों को चेताने का काम किया जा रहा है। प्रशासन की व्यवस्थाएं भी यहाँ पर पुख्ता की जा रही है। और आप देख ही रहे हैं कि जो है प्रदेश में हल्की मध्यम तक की जो है रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो देखने को मिल रही है। तो आज अगर बात करें तो अनेक जगहों तक गढ़वाल रीजन में और कुछ जगहों तक में कुमाऊं रीजन में इस तरह की एक्टिविटी रहेगी। प्लेन्स में भी कुछ जगहों तक आप कह सकते हैं हल्की या मध्यम तक की जो है रेन और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलने वाली है। जहाँ तक वार्निंग की बात है आज के लिए, तो उसमें आप ये कह सकते हैं चेतावनी में कि जो गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट है, अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उसमें छुटपुट जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी उसमें आप देखते हैं कि तेज़ हवाएं या फिर लाइटनिंग है, बिजली गिरना या इसी तरह जो है तेज शावर जो है, तो एक आध दुक्का जगहों में इस तरह की चीज़ें हिल्स में वो देखने को मिल सकती है। रोहित हपियार एसडीपी देहरादून आईएमडी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, फिलहाल जो स्थिति वहां पर बनती हुई नजर आएगी, बताया जा रहा है कि 4 जून तक वहां पर बारिश होने के आसार हैं। तो कैसे वहां का जनजीवन जो है प्रभावित होता हुआ नजर आएगा और मौसम के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी नमस्कार जी। देखिए, जो उत्तराखंड में अभी एक्टिविटी है, तो आज 2 जून हो गई है, तो 2 जून को उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर कुछ स्थानों से लेकर के कुछ जनपदों में अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। कल भी जो है एक्टिविटी रहेगी, तो इसमें कह सकते हैं कि लाइट टू मॉडरेट एक्टिविटी जो है मैनी प्लेसेस में मिल सकती है और प्लेन्स में भी जो है कुछ स्थानों पे
हल्की से मध्यम एक्टिविटी मिलने की संभावना है। और 4 तारीख को एक्टिविटी थोड़ी कम होगी, 5-6 से जो एक्टिविटी काफी कम होने की संभावना है उत्तराखंड में। जहाँ तक वार्निंग की बात है तो उसमें जो आज के लिए और 2 तारीख से लेकर 4 तारीख तक जो उत्तराखंड के जनपद है वहां पर थंडरस्टॉर्म के साथ लाइटनिंग एक्टिविटी रहने की संभावना है और जो है तेज हवाएं भी चल सकती हैं। तो जो इक्का दुक्का स्थानों में जो हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। तो और जहाँ तक भारी बारिश की बात करें तो भारी बारिश के लिए कल के लिए जो है 3 तारीख के लिए जो उत्तराखंड के गढ़वाल में जो कुछ जनपद है जैसे देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग या पौड़ी, उनके लिए जो है चेतावनी दी गई है। तो वहाँ पे इक्का दुक्का स्थानों पे भारी वर्षा भी मिल सकती है। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ पर हवाएं चलेंगी, ये भी अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया। रोहित जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस बार जो है हर साल के मुकाबले मानसून की दस्तक जो है वो पहले से देखने को मिली है, तो क्या इसके चलते भी यहाँ पर हालात जो है बदलते हुए नजर आएंगे? हाँ, देखिए इस बार जो है मानसून उत्तराखंड की बात करें तो अभी उत्तराखंड में तो पहुंचा नहीं है, लेकिन जो है इंडिया में जो है केरल में 8 दिन पहले आ गया था और इसी तरीके से अन्य स्थानों को भी कवर किया है उसने। नॉर्थ ईस्ट हो गया, चाहे पेनिनसुलर इंडिया को, तो समय से पहले किया है। तो अभी तो जो है ये एक्टिविटी प्री मानसून शावर्स जो चल रहे हैं ये अभी है, लेकिन उत्तराखंड में भी हो सकता है कि इसी अगर स्पीड से रहेगा तो सामान्य जो डेट है 20 जून से पहले उत्तराखंड में भी पहुंच जाए। लेकिन ये जैसे एक्टिविटी अभी अगले 2-3 दिन जो है उत्तराखंड में रहने वाली, लेकिन उसके बाद फिर रेनफॉल में कमी आने की संभावना है 6 तारीख से लेके 10 तारीख तक। उस बीच में देखेंगे कि तापमान में भी फिर जो है अधिकतम तापमान में खास करके उसमें वृद्धि होने की संभावना है। बिल्कुल, और देखना ये भी बेहद महत्वपूर्ण होगा कि उत्तराखंड में अगले 24 से 48 घंटों में बारिश की तीव्रता और अवधि क्या होती है। सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस जो प्री मानसून शावर यहाँ पर देखने को मिलेगा तो उसके जरिए किसानों पर इसका क्या कुछ असर पड़ सकता है? देखिए, जो लाइट मॉडरेट एक्टिविटी है उसमें तो ज्यादा जो है या बुआई कर रहे हैं या फसलों के लिए ठीक ही होती है। अगर कहीं कहीं हैवी रेनफॉल इक्का दुक्का स्थानों में मिलती है, इंटेंस जो रेनफॉल एक्टिविटी मिलती है, उसकी वजह से देखते हैं कि गदेरे हैं, नदी नाले, वहां पे सडन जो है वाटर लेवल राइज कर सकता है, या फिर कहीं कहीं हो सकता है रोड के किनारे जहाँ कटान हो तो वहां पे थोड़ा मड स्लाइड या रॉक फॉल इस टाइप की चीजें हो सकती हैं। तो एक्टिविटी जैसे अभी पीछे भी जो है मई में भी देखेंगे तो जो लाइट मॉडरेट एक्टिविटी चलती आ रही है, अच्छी एक्टिविटी मिली है, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी ज्यादा बढ़े नहीं है उत्तराखंड में और जो है नॉर्मल या नॉर्मल से नीचे जाए हैं। तो वो एक्टिविटी अभी भी जो है ये लाइट और मॉडरेट टाइप की अगले 2-3 दिन चलने की जो है संभावना है। ठीक है, यानी लाइट से मॉडरेट यहाँ पर जो है स्थिति फिलहाल रहेगी और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलती हुई नजर आएंगी। तो इसके जरिए एक पहाड़ी क्षेत्र ये है तो यहाँ पर एहतियात बरतना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा के लिए। चले खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी देहरादून में स्कूल में यौन शोषण का मामला सामने आने के बाद बाल आयोग भी ऐसे प्ले स्कूल, किड्स स्कूलों पर सख्ती करने जा रहा है। बाल आयोग अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते दिनों आरटीई की हुई बैठक में उन्होंने शिक्षा मंत्री के समक्ष ऐसे स्कूलों के लिए दिशा निर्देश जारी करने के साथ ही नीति बनाने की बात कही है, जिस पर विभाग ने मानक तय कर दिए हैं। जल्द ही वह गाइडलाइन बाल आयोग को उपलब्ध हो जाएंगी। साथ ही कहा गया है कि ये देखने में आया है कि अधिकतर किड्स स्कूल बिना मानकों के पालन करते हुए संचालित हो रहे हैं। ऐसे में उनके लिए अब जो गाइडलाइंस तैयार की जा रही हैं उन्हें उसके अनुरूप संचालित किया जाएगा। मैंने एसएसपी और डीएम के साथ अभी जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स के दौरे करे मैंने इस साल के, तो सब जगह, एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि डीएम्स और एसएसपीज के जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस और जो उनके चैलेंजेस थे लड़कियों को लेके, अब हम कह नहीं सकते हैं प्लेटफॉर्म्स पे ये बात हो जाएगी तो हम 4,000 रुपए महीना देंगे। सो आई सेड, और नंबर था 75 का, जब नंबर मैंने पढ़ा आई वाज वेरी सरप्राइज कि इतना नंबर होगा। सो आई वाज टॉकिंग ऑन दैट लाइन। मौसम विज्ञान विभाग राज्य में मौसम की अधिक सटीक जानकारी देने के लिए 3 और डॉप्लर रडार लगाने की तैयारी की जा रही है। इन रडार से बादल फटने या अतिवृष्टि आदि का
पूर्वानुमान यहां पर लगाया जा सकेगा। इससे समय रहते सुरक्षात्मक कदम उठाने में मदद मिलेगी। उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है। इस कारण स्थानीय स्तर पर मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी जुटाने के लिए मौसम विज्ञान विभाग 3 और जगहों पर डॉप्लर रेडार लगाने की तैयारी कर रहा है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में आने वाले समय में प्राकृतिक खेती से कपूर की खुशबू महकेगी और एरोमा और औषधीय पौधों की खेती को ये बढ़ा रही है। आपको बता दें कि केंद्र सेलाकुई को 10 साल के शोध के बाद राज्य में कपूर की खेती के लिए अच्छे नतीजे मिले हैं। इससे जंगली जानवरों के नुकसान से परेशान किसानों को पारंपरिक फसलों की जगह कपूर की खेती का विकल्प मिलेगा। कपूर एक सुगंधित सदाबहार वृक्ष है। इसकी पत्तियों से तैयार तेल का इस्तेमाल पारंपरिक चिकित्सा, धार्मिक अनुष्ठान, साबुन, क्रीम और अन्य परफ्यूमरी उत्पादों में किया जाता है। देश में कपूर की खेती में कमी आई है, जिससे ये प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है। सुगंध पौध केंद्र की ओर से कपूर की प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और संरक्षण पर फिलहाल शोध किया जा रहा है। केदारनाथ धाम की यात्रा तीर्थ यात्रियों की संख्या के साथ ही कारोबार में भी रिकॉर्ड बना रही है। एक माह की यात्रा में करीब 200 करोड़ का कारोबार हुआ है। होटल कारोबार से 100 करोड़, हेली सेवा से 35 करोड़, घोड़ा खच्चर संचालन से 40.5 करोड़ की आमदनी हुई है। 2 मई को बाबा केदार के कपाट खुले और अब तक केदारनाथ धाम में 7 लाख से अधिक तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। इससे स्थानीय लोगों के रोजगार में बढ़ोतरी हो रही है। केदारनाथ धाम यात्रा देश की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में से एक है। करीब 20 किलोमीटर का कठिन पैदल मार्ग पार करने के बाद हिमालय पर्वत की गोद में बसे 11वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन यहां पर हो पाते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी चलाना महंगा हो गया है। रोड मेंटेनेंस के नाम पर वन विभाग ने जंगल और पहाड़ के रास्तों पर आने वाले वाहनों के लिए नई रेट लिस्ट जारी कर दी है। इसमें सभी तरह के वाहनों के लिए पूर्व निर्धारित फीस में 38% का इजाफा भी किया गया है। इस संबंध में वन विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए 1 जून से वसूली भी शुरू कर दी है। इस व्यवस्था के तहत कार चालकों को कम से कम 70 रुपए का भुगतान करना होगा। बता दें कि उत्तराखंड में पहाड़ी और जंगल के रास्तों का रख रखाव व मरम्मत कार्य खुद वन विभाग ही करता है। इसके एवज में विभाग इन सड़कों पर आने वाले वाहनों से एक निर्धारित शुल्क वसूल करता है। विभाग हर साल इस शुल्क को रिवाइज भी करता है। इसी क्रम में वन विभाग ने नई रिवाइज लिस्ट जारी की है। इसमें इन सभी सड़कों के संधारण शुल्क में 38% तक की बढ़ोतरी भी की गई है। इस बढ़ोतरी का ज्यादा असर लालढांग, चिलरखाल समेत कई अन्य सड़कों पर पड़ेगा। और फिलहाल के लिए